प्रिय छात्रों, मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक विशेष व्याख्यान पर चर्चा कर रहा हूँ। व्याख्यान का नाम है त्रिराज्य संघर्ष। पहले मैं इस त्रिराज्य संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। उसके बाद त्रिराज्य संघर्ष की जानकारी के कौन कौन से साधन हैं, इन साधनों के बारे में चर्चा करूँगा और इस त्रिराज्य संघर्ष के क्या कारण थे, इन कारणों के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। और इस संघर्ष में भाग लेने वाले शासक कौन कौन थे, उन शासकों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। हर्ष की मृत्यु के बाद आपको यह ध्यान रहे, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी और उसके समय में यह एक समृद्ध नगर था। व्यापार की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों के आवागमन की दृष्टि से। इसलिए हर्ष के समय में कन्नौज का विशिष्ट स्थान था। इसीलिए जब हर्षवर्धन पुत्रहीन अवस्था में मरा, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, तो उसके राज्य का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। अतः हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में राजनीतिक रिक्तता की स्थिति बन गई। अतः सामंती शक्तियों ने देश की राजनीतिक एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। यद्यपि कन्नौज पर 700 ईस्वी से 740 ईस्वी तक यशोधर्मन ने क्षेत्रीय शक्तियों का दमन कर एक बार इसे पुनः उत्तर भारत के साम्राज्य की सत्ता का प्रतीक बना दिया था, लेकिन यशोधर्मन के बाद पुनः क्षेत्रीय शक्तियां प्रबल हो गई और देश में अनेक नवीन राजवंश उत्पन्न हो गए। इनमें 3 राजवंश अधिक प्रभावशाली थे। पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश और पूर्वी भारत में पाल वंश। अपने अपने क्षेत्रों में इन तीनों राजवंशों ने एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इनका अधिकांश समय आपसी संघर्ष में व्यतीत हुआ जो लगभग 200 वर्षों तक चला। इसे इतिहास में त्रिपक्षीय, त्रिराज्यीय या त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष का मूल कारण था कन्नौज पर अधिकार स्थापित करना, क्योंकि यह राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि त्रिराज्य संघर्ष की जानकारी के साधन कौन कौन से थे या किन स्रोतों से त्रिराज्य संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। त्रिराज्य संघर्ष के विषय में जानकारी सामान्यतः पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेखों से प्राप्त होती है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं ग्वालियर अभिलेख, भागलपुर व संजन ताम्रपत्र लेख, बड़ौदा अभिलेख, डिंडोरी एवं राधनपुर के अभिलेख, बादल स्तंभ लेख आदि।
साहित्यिक स्रोतों में 11वीं सदी में रचित उदय सुंदरी एक प्रमुख कृति है। विदेशी यात्रियों में अरब यात्री सुलेमान का विवरण महत्वपूर्ण है। इन स्रोतों से हमें त्रिराज्य संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब त्रिराज्य संघर्ष के कारणों के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। इस संघर्ष का पहला कारण था साम्राज्य विस्तार की भावना। इस काल के शासकों में यह भावना दिखाई देती है कि वे विशाल से विशालतर भूभाग के स्वामी बने, अतः ये सभी शासक अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में इनमें संघर्ष होना अनिवार्य था। गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। गुजरात एवं मालवा के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। तो गुर्जर प्रतिहार व पाल वंश के शासक कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे। नंबर 2, कन्नौज का विशिष्ट महत्व। हर्षवर्धन के समय से कन्नौज राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका था तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भी हर्षवर्धन के काल में यहाँ काफ़ी उन्नति हो गई थी। इस पर अधिकार करने से गंगा घाटी तथा इसमें उपलब्ध व्यापारिक एवं कृषि संबंधी समृद्ध साधनों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। गंगा यमुना के बीच स्थित होने के कारण कन्नौज का क्षेत्र देश का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भी यह नगर काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से विभिन्न दिशाओं को व्यापारिक मार्ग जाते थे। इस प्रकार राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण इस पर अधिकार करना आवश्यक था। इसके अलावा यह साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक था। हर्ष एवं यशोधर्मन के काल में इसका वही स्थान था जो गुप्त युग तक मगध का था। अतः उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक माना जाने लगा। अतः हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। नंबर 3, गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्र का आकर्षण। तीनों शक्तियां गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान पर आधिपत्य स्थापित कर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती थी। यह उत्तरी भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग था। इस मैदानी भूभाग पर जिस राजवंश का आधिपत्य होता वह ही उत्तर भारत का शासक माना जाता था। अतः इसका स्पष्ट आर्थिक व सामरिक महत्व था। चौथा कारण था उत्तर भारत जिसकी राजधानी कन्नौज थी उसकी दुर्बल राजनीतिक स्थिति। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में निर्बल आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ। अतः इस राजवंश के शासकों में हर्ष के विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं थी। इनकी दुर्बलता ने प्रतिहारों, पालों व राष्ट्रकूटों को कन्नौज पर आक्रमण कर उत्तरी भारत में
प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। परिणाम स्वरूप ये राजवंश आपस में संघर्षरत हुए। पांचवा कारण था राष्ट्रकूट साम्राज्य की सुरक्षा। राष्ट्रकूट शासक दक्षिण में शासन करते थे और उत्तर भारत से अपेक्षाकृत दूर भी थे, लेकिन ये अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अन्य राज्यों को शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए प्रतिहार शासक वत्सराज ने जब पाल शासक धर्मपाल को परास्त कर उसके राज छत्र आदि छीन लिए, तो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और उसकी बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाया। अब मैं त्रिराज्य संघर्ष में किन किन शासकों ने भाग लिया उनके बारे में संक्षेप में आपको बताऊंगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्रपाल थे। राष्ट्रकूट वंश के शासकों में ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण सेकंड थे। और पाल वंश के शासकों में धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल शासक थे। अब मैं आपसे त्रिराज्य संघर्ष के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले त्रिराज्य संघर्ष के प्रथम चरण के बारे में चर्चा करते हैं। इस संघर्ष का प्रारंभ धर्मपाल व वत्सराज के मध्य हुआ। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के लेख से ज्ञात होता है कि वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर उसके 2 श्वेत राज छत्र छीन लिए और कन्नौज के शासक इंद्रयुध को अपना अधीनस्थ शासक बनाया। यह युद्ध गंगा यमुना दोआब अथवा बंगाल में लड़ा गया था। लेकिन इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर उसे राजपूताना के मरुस्थल की ओर भागने को विवश किया। तत्पश्चात वह दक्षिण की ओर अपने गृह राज्य में वापस लौट गया। अपने राज्य से दूरी एवं स्वयं के राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण उसे अपने राज्य में वापस लौटना पड़ा, जहाँ 793 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार प्रथम चरण में राष्ट्रकूटों को सफलता प्राप्त हुई। अब इस संघर्ष के दूसरे चरण की चर्चा करते हैं। इस समय राष्ट्रकूट राज्य में ध्रुव की मृत्यु के पश्चात अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और उसका पुत्र गोविंद तृतीय गृह राज्य की समस्याओं से ग्रस्त दोबारा पढ़ता हूँ और उसका पुत्र गोविंद तृतीय गृह राज्य की समस्याओं से ग्रस्त था। वह अपने भाई स्तंभ से संघर्षरत था तथा प्रतिहार शासक वत्सराज की शक्ति कमजोर हो गई थी और वह जालौर को अपनी राजधानी बनाकर अपनी शक्ति संचित कर रहा था।
इस स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और वत्सराज द्वारा नियुक्त इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया। उसने कन्नौज में भव्य दरबार का आयोजन किया तथा उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की, जिसकी पुष्टि भागलपुर अभिलेख से होती है। इस प्रकार दूसरे चरण में पालों ने सफलता प्राप्त की। अब इस संघर्ष के तीसरे चरण के बारे में चर्चा करते हैं। इस काल में प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय, राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय तथा पाल शासक धर्मपाल के मध्य संघर्ष हुआ। सर्वप्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड, जो वत्सराज की मृत्यु के बाद शासक बना, उसने अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुध को सिंहासन से हटा दिया तथा अपने समर्थक इंद्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। तत्पश्चात उसने धर्मपाल पर आक्रमण कर उसे मुंगेर के पास युद्ध में पराजित किया। इसी क्रम में नागभट्ट ने अन्य प्रदेशों की भी विजय की, लेकिन अपने विजय अभियान से वापस अपने राज्य की ओर लौटते समय उसका सामना राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से हुआ, जिसमें नागभट्ट सेकंड पराजित हुआ और कन्नौज पर उसका प्रभाव समाप्त हो गया। गोविंद तृतीय भी इसके बाद वापस दक्षिण में चला गया। अब त्रिराज्य संघर्ष के चतुर्थ चरण के बारे में चर्चा करते हैं। इस चरण के प्रारंभिक दौर में प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने एक बार पुनः धर्मपाल तथा चक्रायुध को पराजित किया। अतः धर्मपाल व चक्रायुध ने नागभट्ट सेकंड के विरुद्ध पुनः राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया। राष्ट्रकूट अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि नागभट्ट सेकंड गंगा घाटी का सर्वे सर्वा बनता जा रहा था तथा गोविंद तृतीय राष्ट्रकूटों के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों पर भी आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। अतः राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने धर्मपाल व चक्रायुध को साथ लेकर नागभट्ट सेकंड को पराजित किया तथा मालवा पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट सेकंड को मरुस्थल में भाग कर अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ी, लेकिन अपने छोटे भाई के विद्रोह के कारण राष्ट्रकूट शासक को पुनः दक्षिण में लौट जाना पड़ा। अब है संघर्ष का पांचवा चरण। गोविंद तृतीय के वापस लौट जाने के बाद पालों तथा गुर्जर प्रतिहारों में पुनः संघर्ष छिड़ गया। इस समय पाल वंश का शासक देवपाल, प्रतिहार वंश का शासक रामभद्र तथा राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष था। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष स्वयं की कठिनाइयों से घिरा हुआ था तथा प्रतिहार शासक रामभद्र अत्यंत कमजोर शासक था। इसका फायदा उठाकर देवपाल ने रामभद्र को पराजित किया तथा उत्कल, हूण और द्रविड़ों, जिनका समीकरण राष्ट्रकूटों से किया जाता है, इनको पराजित किया और पाल वंश को भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया, जिसकी पुष्टि उसके मुंगेर अभिलेख से होती है। इस प्रकार यह चरण पाल वंश के उत्कर्ष का काल था। देवपाल ने आसाम से कश्मीर, सिंधु से ब्रह्मपुत्र,
तथा हिमालय से विंध्य तक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अब छठा चरण। इस काल में राष्ट्रकूट वंश में अमोघ वर्ष व कृष्ण सेकंड, पाल वंश में विग्रह पाल व नारायण पाल तथा प्रतिहार वंश में मिहिर भोज व महेंद्र पाल शासक बने। इस चरण के पहले दौर में प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष की दुर्बलता का लाभ उठाकर पश्चिमी भारत में काठियावाड़ तक अपनी प्रभुता का विस्तार किया तथा कन्नौज एवं कालंजर को अपने साम्राज्य में मिलाया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय तथा पाल नरेश देवपाल विग्रहपाल व नारायण पाल भी उसके समकालीन थे। इस काल के राष्ट्रकूट पाल व प्रतिहार अभिलेखों में विरोधाभासी विवरण प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी की जय पराजय का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन प्रतिहार शासक पालों व राष्ट्रकूटों के आपसी संघर्ष का फायदा उठाकर अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सका और कन्नौज पर आधिपत्य कायम रखा। भोज के बाद महेंद्र पाल ने प्रतिहार साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया और मगध व उत्तरी बंगाल के प्रदेश पालों से छीन लिए। महेंद्र पाल के पुत्र महिपाल प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। लेकिन इंद्र तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश पतन की ओर बढ़ चला। जिसका लाभ उठाकर महिपाल ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार प्रतिहारों का ही हुआ। अब प्रतिहार उत्तर भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। जहाँ तक पाल वंश की स्थिति का संबंध है, नारायण पाल के बाद पाल वंश, कृष्ण तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश तथा महिपाल प्रथम के बाद प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया। इस तरह से ये जो संघर्ष है ये 783 ईस्वी से और 910 ईस्वी तक व्यापक रूप से चला और उसके बाद धीरे धीरे करके तीनों साम्राज्यों का पतन हो गया। अब इस त्रिराज्य संघर्ष के क्या परिणाम सामने आए, इन परिणामों के बारे में मैं आपसे संक्षेप में चर्चा करूंगा। पहला परिणाम था राष्ट्रकूटों, पालों एवं प्रतिहारों का पतन। दीर्घकालीन युद्धों में लिप्त रहने के कारण इन तीनों राजवंशों को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से अपार क्षति उठानी पड़ी, जिसके कारण ये राजवंश धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख होते गए। दूसरा परिणाम था नवीन राजवंशों का उदय। त्रिपक्षीय संघर्ष में राजाओं की शक्ति दुर्बल हो गई, जिसका लाभ उठाकर इनके अधीन शासन करने वाले सामंतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में चंदेल,
चालुक्य, चौहान, परमार और चोल राजवंशों का उदय हुआ। तीसरा परिणाम था कन्नौज का महत्व समाप्त होना। कन्नौज, जो इससे पूर्व हर्ष काल में राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, अब उसका वह स्थान नहीं रह सका। त्रिकोणीय संघर्ष के कारण या त्रिराज्य संघर्ष के कारण इस पर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूटों का प्रभाव स्थापित व समाप्त होता रहा। आक्रमणों, प्रत्याक्रमणों व अन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तनों से इस नगरी का महत्व धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। चौथा परिणाम था नवीन संस्कृति का उदय। त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण योद्धाओं तथा अस्त्र शस्त्रों का महत्व बढ़ गया। अतः इस काल में योद्धाओं का महत्व बढ़ा तथा जनता ने भी उन्हें अपना रक्षक स्वीकार कर लिया। इन योद्धाओं ने एक नवीन संस्कृति को जन्म दिया जिसे राजपूत संस्कृति कहा जाने लगा। नंबर 5, विदेशी आक्रमणों के लिए मार्ग प्रशस्त होना। ये 5वां परिणाम था। लंबे समय तक चले त्रिकोणीय संघर्ष के कारण देश सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो गया तथा देश में एकता की भावना का अभाव हो गया। देश में सार्वभौमिक सत्ता का भी अभाव था तथा स्थानीय शक्तियों ने आपसी एकता व सहयोग का परिचय न देकर के एक दूसरे को नष्ट करने का ही प्रयास किया। ऐसी स्थिति में ही महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर इन शक्तियों का अंत कर दिया। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। धन्यवाद छात्रों। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है और आपसे परीक्षा में इस पर कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे त्रिराज्य संघर्ष के क्या कारण थे, इस संघर्ष के विभिन्न चरणों का विवेचन कीजिए। अथवा पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच हुए त्रिराज्य संघर्ष की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अथवा त्रिकोणीय संघर्ष क्या था, इसके कारणों और परिणामों की समीक्षा कीजिए। अथवा उत्तरी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शासकों ने क्या किया। अथवा त्रिराज्य संघर्ष क्या था, इस संघर्ष के विभिन्न चरणों का विवेचन कीजिए। तो प्रश्न 1 है और इसी प्रश्न को घुमा फिरा करके आपसे पूछ लिया जाता है। बाकी सभी का उत्तर एक ही है, त्रिराज्य संघर्ष की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और इसके कारण व परिणाम और इसके विभिन्न चरण सार संक्षेप में। पहले आप पृष्ठभूमि पर चर्चा करोगे, इसके बाद इस संघर्ष के विभिन्न कारणों पर चर्चा करोगे, इसके बाद इस संघर्ष के जो विभिन्न चरण हैं संक्षेप में वो बताओगे और फिर इस संघर्ष के क्या परिणाम सामने आए, उन परिणामों के बारे में आपको चर्चा करनी है। धन्यवाद छात्रों।